मैं सोनू जांगड़ गणपति क्लासेस खंडेला की ओर से हिंदी एवं जुड़ी हुई संस्कृत कह सकते हैं अपन की व्याकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा और अपेक्षा है कि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे। आज हम थोड़ा संधि के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। हिंदी के नजरिए से यदि देखा जाए तो संधि जो शब्द है वो सम और धी से बनता है। यहां पर सम जो है इसका मतलब है भली प्रकार से और धी का मतलब है परिधि या क्षेत्र। जब दो शब्द एक ही परिधि में आ जाए तो वहां संधि होती है। कहा जाता है कि संधि तत्सम शब्दों में ही संभव, ऐसा संधि के विषय में कहा जाता है। संधि यौगिक शब्दों में ही संभव है। संधि को मूल रूप से यदि परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो दो वर्णों का काम है, दो वर्ण में विकार उत्पन्न होना। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दो वर्ण कौन से होंगे। दो वर्ण मतलब एक तो पहला वर्ण और एक दूसरा वर्ण। अब यहां पर जो पहला वर्ण होगा वो कौन सा होगा, कहां पर आएगा, दूसरा वर्ण कौन सा होगा, कहां पर आएगा। हम मान सकते हैं कि दो पद मतलब आप शब्द समझे तो दो शब्द अपन ने ले लिए, जैसे विद्या और दूसरा शब्द ले लिया अपन ने आलय। ये जो दो वर्ण होंगे ये दो वर्ण कहां पर होंगे, पहले शब्द के आखिर में जो वर्ण होगा वो पहला वर्ण होगा और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो दूसरे वर्ण में आएगा। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, संधि यहां पर होगी। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। प्रथम पद यहां पर प्रथम पद विद्या, तो इसका अंतिम वर्ण आएगा अर्थात इसका आएगा आ। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अर्थात आ। तो यहां पर इन शब्दों से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है इन दोनों से, अर्थात आ प्लस आ। अब वो क्या होता है वो बाद की प्रक्रिया है। बाकी यहां पर आ और आ यहां पर विकार उत्पन्न होगा। विकार मतलब परिवर्तन। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहा जाता है। विकार मतलब परिवर्तन। और दो वर्ण कहां पर आएंगे ये मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। इस लाइन को आप याद रखें। संधि मूलतः या मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर में होता है स्वर प्लस स्वर, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर आएगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर आएगा। दूसरी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन आएगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। और तीसरी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा अर्थात अन्य कोई वर्ण विसर्ग के स्थान पर आएगा। अब सबसे पहले अपन यदि स्वर संधि के बारे में जानें तो स्वर प्लस स्वर, अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्वर और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में भी स्वर। अर्थात प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्वर आए तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में भी स्वर आए तो वहां पर स्वर संधि का बोध होता है, पता चलता है। उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब देखो स्वर संधि के मुख्यतः 7 भेद माने जाते हैं या अपन कह सकते हैं 7 भेद, और हिंदी में मूलतः पढ़ा जाता है 5 भेद। इनको एक सूत्र के द्वारा मैं स्पष्ट करूं तो आई
दग्व पप्पू, आई दग्व पप्पू। ए मानी अयादी संधि, ये मानी यण संधि, द मानी दीर्घ संधि, ग मानी गुण संधि, व मानी वृद्धि संधि, प मानी पररूप संधि और पू मानी पूर्व रूप संधि। अयादी संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, ये इसके मुख्य भेद है। अयादी संधि, अयादी संधि में क्या होता है? अयादी संधि में अब आपको इतना तो पता चल ही गया कि संधि कहां पर होती है, प्रथम पद के अंतिम रण में, द्वितीय पद के प्रथम रण में। तो प्रथम पद के अंतिम रण में अयादी संधि में ए आई ओ अब आपको दिखाई देंगे। ए आई ओ औ प्रथम पद के अंतिम रण में ये चार आपको, चार में से कोई ना कोई एक आपको दिखाई देगा। द्वितीय पद के प्रथम रण में आपको असमान स्वर दिखाई देगा। असमान स्वर, असमान मतलब ए के बाद में ए दिखाई नहीं देगा, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ए के बाद में जैसे ए दिखाई दे सकता है आपको, तो वहां पर मान के चले कि वहां पर अयादी संधि ही है। अब देखो इसकी परिभाषा भी यही हो गई कि जहां प्रथम पद के अंतिम रण में ए आई ओ औ आए तथा द्वितीय पद के प्रथम रण में असमान स्वर आए, तो वहां अयादी संधि का बोध होता है, अर्थात उसे अयादी संधि कहते हैं। अब यहां पर देखो कि जैसे मैंने उदाहरण लिखा ने प्लस अन, तो प्रथम पद कौन सा है? ने, और दूसरा पद कौन सा है? अन। तो प्रथम पद का कौन सा वर्ण लेना है? अंतिम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अंतिम ए, इन चार में से कोई एक आ रहा है, तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो वहां पर आ गया ए। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेना है, तो क्या आया? ए। असमान स्वर आना चाहिए, यहाँ पर असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर प्रक्रिया क्या होगी? ए के स्थान पर तो आई हो जाएगा, आई के स्थान पर आई, और ओ के स्थान पर आओ, और औ के स्थान पर आओ। अब पूरी परिभाषा यहाँ पर बन चुकी है। कैसे? कि जहां प्रथम पद के अंतिम रण में ए आई ओ औ आए तथा द्वितीय पद के प्रथम रण में असमान स्वर आए, तो वहां पर क्रमशः ए के स्थान पर आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, उसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर अपन को पता चला कि यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया, चारों में से कोई एक है, उसके बाद में क्या आ गया? ए आ गया, असमान स्वर है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, तो ए के स्थान पर हो गया आई। अब यहाँ पर ए अपन ने निकाल दिया, तो बचा क्या? न में से ए निकल गया, तो दादा बचा। उसके बाद में अन, तो यहाँ पर न में मिला तो क्या होना? पूरा न, और ये में मिला तो पूरा ये, और न क्या होना? नयन। अब यहाँ पर ये जो नयन बना, उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं अपन, नई प्लस अक। प्रथम पद नई, और प्रथम पद का जो अंतिम रण है वो क्या आ रहा है? आई, और द्वितीय पद का प्रथम रण क्या आ रहा है? ए। अब यहाँ पर आई आ रहा है, चार में से कोई एक, और उसके बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई के स्थान पर हो जाएगा आई, तो यहाँ पर हो गया आई। तो न क्या बच गया? आधा, और उसके बाद में अक। न में मिला ना, ये में मिला ये, और क्या बना? न। उसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं अपन, ओ प्लस अन। अब यहाँ पर प्रथम पद ओ, द्वितीय पद अन। प्रथम पद का कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण, तो ले लिया क्या आया? ओ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आया? ए। तो यहाँ पर ओ इन चार में से आ रहा है, और उसके बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर ओ के स्थान क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया औ, तो पे आधा बच गया, और फिर अन। तो पे में मिला क्या बना? पूरा पे, और वह में मिला पूरा वह, और न क्या बना? पवन। और इसी प्रकार से अंतिम उदाहरण, पौ प्लस अक। अब यहाँ पर पौ, तो पौ जो पहला शब्द हो गया, दूसरा शब्द क्या हो गया? अक। अब यहाँ पर इसमें क्या आया? औ,
और उसके बाद में क्या है तो यहाँ पर अब के स्थान पर क्या हो जाएगा अब, तो पे आधा और उसके बाद में पे में मिला पा, वे में मिला वे और क। इस प्रकार से हम समझ पाए कि अयादी संधि में इस प्रकार के उदाहरण होंगे। और ये जो लाइन है ए आई ओ औ के बाद में असमान स्वर आएगा तो वहां पर क्रमशः आई आई अब आदेश हो जाएगा, वहां पर अयादी संधि होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यड़ संधि। इस लाइन को याद रखें, ऐ दग्व पप्पू, ए मानी अयादी संधि, ये मानी यड़ संधि, द मानी दीर्घ संधि, ग मानी गुण संधि, व मानी वृद्धि संधि, प मानी पररूप संधि और पु मानी पूर्व रूप संधि। बहुत बहुत धन्यवाद। यड़ संधि, यड़ का मतलब आपको ध्यान रहे कि यड़ मतलब आधा वर्ण, आधा वर्ण। अब एक तो होता है संधि शब्द, एक होता है विच्छेद शब्द। इसका भी ध्यान रखें, संधि मतलब जुड़ना या जुड़ा हुआ शब्द। विच्छेद, विच्छेद मतलब टूटा हुआ शब्द, टूटा हुआ शब्द। जैसे गणेश, ये कौन सा शब्द है, जुड़ा हुआ शब्द है, तो ये कौन सा हो गया, संधि शब्द हो गया। और यहाँ पर गण प्लस ईस, ये टूटा हुआ है दो पदों में, तो ये हो गया विच्छेद। अब यहाँ पर देखो अपन पढ़ रहे हैं यड़ संधि। यह मतलब संधि में आपको आधा वर्ण लगभग क्या दिखाई देगा ही देगा, ये मान के चले आप। यड़ संधि मतलब एक के स्थान पर यण, एक के स्थान पर यण। एक मतलब ई उ री और री, ये हिंदी में चलता नहीं है। ई उ री और री, और यण य व र और ल। प्रक्रिया समान अयादी संधि के समान चलेगी। ई उ री के बाद में असमान स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा तो वहां पर ई के स्थान पर ये हो जाएगा, उ के स्थान पर हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा। री हिंदी में नहीं चलता, संस्कृत में री के स्थान पर ल हो जाएगा। अब यहां पर देखो, जैसे इति प्लस आदि, प्रथम पद इति, तृतीय पद आदि। प्रथम पद का कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, ई। इन चार में से कोई है, ये रहा। उसके बाद में द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या आया, आ। ई के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर है, तो ई के बाद में ये आ गया, ये क्या है, असमान। तो यहाँ पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ई के स्थान पर हो गया ये, लगभग जिसके स्थान पर जो होगा बाधा होगा। अब यहाँ पर देखो ई त्यादा बच गया, क्योंकि ये अपन ने निकाल लिया। उसके बाद में ये भी आता, और उसके बाद में आदि। ये में आ मिला क्या बना, या ई त्यादा था, वो या और दी क्या बना, इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा देखें अपन, तो यहाँ पर ये इत्यादि बन गया। अब दूसरा अपन देखें, सु प्लस आगतम। अब यहाँ पर प्रथम पद कौन सा हुआ, सु, और द्वितीय पद कौन सा हुआ, आगतम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हुआ, उ, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हुआ, आ। तो यहाँ पर उ आ रहा है, उसके बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व होने के बाद से क्या बच गया, आधा, और फिर आगतम। तो यहाँ पर व में मिला क्या बना, हुआ, तो क्या बना, स्वागतम। फिर उसके बाद में उदाहरण देखें, पितृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हुआ, पितृ, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या आया, री, और उसके बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या आया, आ। तो यहाँ पर री आ रहा है, और री के बाद में असमान स्वर आ रहा है, आ। तो यहाँ पर री का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो री का हो गया र। तो पी त्यादा बच गया, क्योंकि री अपन ने निकाल लिया। उसके बाद में आज्ञा। अब व्यंजन तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उसमें स्वर नहीं मिल जाए। तो यहाँ पर त और र,
ये पूरे नहीं होंगे, ये क्या बनेंगे त्रय, और वो भी आधा। तो यहाँ पे इसमें आ गया और पी, तो त्रय में आ मिला तो क्या बना त्रा, तो पित्रा ज्ञा। ठीक है, और फिर ये संस्कृत का है, तो इसका ये संस्कृत का है द्री, इसके स्थान क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। ये कैसे होगा, जैसे द्री प्लस आकार, अब द्री के बाद में असमान स्वरार है, तो यहाँ द्री के स्थान क्या हो जाएगा ल, और फिर आकार, तो क्या बनेगा लाकार। इसी प्रकार से लादेश आदि बन जाएंगे। ये दो सवर्ण संधि के दो भेद हमने पढ़े। नेक्स्ट दीर्घ संधि के बारे में परिचर्चा करेंगे। आपसे आशा और विश्वास है कि आप गणपति क्लासेस के नाम से जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जिन बच्चों के लिए जाना चाहिए या जिन बच्चों को पढ़ना है उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।